हेलो जय हिंद दोस्तों। और आज हमारा जो सेशन है वो रहेगा हमारा आर्मी जीके का। इसके अंदर हम भाग 1 के अंदर सामान्य ज्ञान और भाग 2 में सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। यहाँ पर सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न और सामान्य विज्ञान के भी 15 प्रश्न रहेंगे। तो ये आपका पूरे 30 प्रश्नों का एक सेट रहेगा। जैसे आपके एग्ज़ाम में 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। आपकी ट्रेड चाहे कोई भी हो, आर्मी, जीडी, क्लर्क, ट्रेड्समैन, टीडीएन, कोई भी ट्रेड हो, ये वीडियो सभी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। तो चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। और देखिएगा, आपको इन क्वेश्चंस के फटाफट से आंसर देने हैं। मैं आपको आंसर देने के लिए ज़्यादा समय नहीं दूंगा क्योंकि फिर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। तो पहला प्रश्न है सामान्य ज्ञान भाग 1, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? फटाफट से आंसर देना है आपको। गुरुमुखी, ब्राह्मणी, देवनागरी या फिर ऑप्शन डी। तो जो अशोक के शिलालेख थे उनकी लिपि क्या थी? ब्राह्मणी थी। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। और एक प्रश्न और आपके एग्ज़ाम में आता है, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो किसने पढ़ा था? वो पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। ओके, जेम्स प्रिंसेप ने। ये क्वेश्चन आपके आर्मी जीडी में आ चुका है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? फटाफट से आंसर देना है। अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, केरल या फिर तमिलनाडु। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो सभी के आंसर यहाँ पे आ रहे हैं और सभी ने लगभग सही आंसर दिया है। ऑप्शन डी जो है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो है यह तमिलनाडु में स्थित है। बढ़ते हैं इसके साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? बहुत ही बिल्कुल स्टैटिक जीके वाला प्रश्न है। आप सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नागालैंड। नागालैंड एक ऐसा एकमात्र राज्य है जिसकी राजभाषा ही अंग्रेजी है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? ठीक है, इसके ऑप्शन मैं नीचे दिखा देता हूँ। थोड़ा इसमें अंडरस्टैंडिंग गड़बड़ हो गई। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? ठीक है, ए अब ठीक है। तो किसने कहा था भाई? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जिन्होंने चूज़ किया है सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन सी हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा और उम्मीद करूंगा सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया होगा। ठीक है, ये प्रश्न तो बेसिक है, आपके एग्जाम में बार बार आता रहता है। क्वेश्चन नंबर 5, गांधी इवरिन समझौता किससे संबंधित है? गांधी इवरिन समझौता किससे संबंधित है? तो गांधी इवरिन समझौता जो है ये 1931 में हुआ था। ठीक है, उस समय एक आंदोलन चल रहा था 1930 से 31 के बीच में, जिसका नाम है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ये ऑप्शन ए सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको फटाफट देना है। भारतीय थल सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? भारतीय थल सेना दिवस, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप थल सेना की ही तैयारी कर रहे हैं। तो भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। ऑप्शन डी, जिन्होंने भी चूज़ किया है सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे हमारा, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है? दिवस से हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो जिन्होंने भी दोस्तों ऑप्शन सी को चूज़ किया है 11 मई, उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? वेरी इजी क्वेश्चन है। और देखिएगा, आज का जो हमारा सामान्य ज्ञान वाला पार्ट है वो थोड़ा इजी है। ठीक है, और जो सामान्य विज्ञान वाला पार्ट है तो वो भी इजी ही, बट उसके अंदर 4 से 5 क्वेश्चन मैंने थोड़े से अच्छे लेवल के ऐड किए हैं। ठीक है, जैसा आपके एग्जाम में आते हैं 4 से 5 क्वेश्चन थोड़े अलग। तो देश का लौह पुरुष, जिन्होंने ऑप्शन ए को चूज़ किया होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो बिल्कुल इजी प्रश्न है, आपके एग्जाम में आ चुका है। 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा बी। कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। ठीक है, सभी का आंसर सही होगा। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? इटालियन ऑफ द ईस्ट भारत की किस भाषा को बोलते हैं? ऑप्शन स्क्रीन पे हैं, फटाफट से आपको आंसर देना है। और यहाँ पर मैं आंसर देने जा रहा हूँ ऑप्शन सी, तेलुगु।
जिन्होंने भी ऑप्शन सी को चूज़ किया है उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। और वीडियो ख़त्म होने के बाद आप सभी का स्कोर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए कि आपका स्कोर कितना हुआ है, आपकी तैयारी किस लेवल पर है। किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? तो ऐसा कौन सा भारतीय राज्य है जिसकी सीमा चीन से जुड़ी हुई है? तो ऑप्शन के हिसाब से आपको आंसर देना है मणिपुर, नागालैंड, असम या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो चीन से जिस राज्य की सीमा जुड़ी हुई है वो है राज्य अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? फटाफट से आंसर देना है आपका। धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? तो कौन सी उत्तम मिट्टी है? ऑप्शन सी करेक्ट होगा। दोमट मिट्टी जो है यह धान की खेती के लिए उपयुक्त होती है। इसके साथ काली मिट्टी की बात करेंगे तो काली मिट्टी में क्या उगाया जाता है? कपास उगाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और देखिएगा जितने आप लोग कमेंट करते हैं मैं आप सबके कमेंट देखता हूँ, ठीक है। ऐसी नहीं है कि मैं कमेंट नहीं देखता, मैं वीडियो के बाद में भी आपके कमेंट देख लेता हूँ कि किसने क्या कमेंट किया है और कौन कौन से जो है हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, ठीक है। मुझे उन सभी का याद है कौन कौन से लगातार हमारी क्लास अटेंड करते हैं, कौन कौन से नए हैं उनके बारे में मुझे सब पता है, ठीक है। तो ऐसा मत बोलना कोई कमेंट में एक दो स्टूडेंट लिख रहे थे कि मैं कमेंट नहीं देखता हूँ, तो कमेंट मैं सबके देखता हूँ, ओके। उसी हिसाब से मैं अगले दिन की क्विज़ भी डिसाइड करता हूँ कि क्विज़ ईजी है या फिर टफ रखूँ। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय स्थित है देहरादून में। तो जिन्होंने ऑप्शन डी को चूज़ किया है उन सभी का आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है? वेरी इजी क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है। IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आर्मी क्लर्क में इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी, तो ध्यान रखना है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो मुख्यालय है वो होगा वाशिंगटन में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, वाशिंगटन DC में। क्वेश्चन नंबर 15 है और हमारा भाग 1 का लास्ट है, संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा, भाग 3, ठीक है। और जो ये मूल अधिकार है ये भारत में USA यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। तो यहाँ पे हमारा भाग 1 कंप्लीट होता है। डिस्कस करते हैं यहाँ पे फटाफट से हम भाग 2 का क्वेश्चन, जो कि है हमारा सामान्य विज्ञान। अब यहाँ पर आपको फटाफट से आंसर देना है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपका थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो अगर आपको ज़्यादा समय चाहिए तो वीडियो को रोक सकते हैं, किसी को कोई इशू नहीं होना चाहिए। 16, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फटाफट से आंसर दीजिएगा। राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी। जिन्होंने ऑप्शन बी को चूज़ किया है पोमोलॉजी, वो बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन थे? द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन हैं? द्विनाम पद्धति कौन सी थी? वंश और जाति, ठीक है। किन्होंने इसका प्रतिपादन किया था? तो लीनियस। जिन्होंने भी ऑप्शन सी को चूज़ किया वो बिल्कुल करेक्ट है। थियोफ्रेटस आप सभी को पता होगा, वनस्पति जगत की स्थापना की थी, वनस्पति, ठीक है। इसके साथ हिप्पोक्रेटस कौन है आपको पता है? जो मेडिकल स्टूडेंट है, यानी कि चिकित्सा संबंधी से संबंधित है हिप्पोक्रेटस, ठीक है। और चार्ल्स डार्विन तो कई चीज़ों में इन्वॉल्व है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 18, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं बनते क्या कहलाते हैं? ऑप्शन स्क्रीन पे हैं, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, आवर्त बीजी या फिर अनावर्त बीजी। तो जिन्होंने भी ऑप्शन डी को चूज़ किया है उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, अनावर्त बीजी। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। इसके साथ हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के द्वारा होता है? बहुत आसान प्रश्न है। और देखिएगा मानव रोग के ऊपर मैं आपको एक पूरा टॉपिक दे चुका हूँ। जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ, इन सब की मैंने आपको ट्रिक भी बताई है कैसे आपको याद करना है, और इनके MCQ भी करवाए हैं। तो जाके उस वीडियो को ज़रूर देख लेना, ठीक है। यहाँ पर वो वीडियो मिलेगा, यहाँ पे आई बटन दिख रहा है ना आपको, इस आई बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको वो वाला वीडियो मिल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? तो हैजा जो है वह जीवाणु के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 है, हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? फटाफट से आंसर देना है और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने लगे हैं अब। हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा जो होता है उसको बोलते हैं प्रकंद। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 21,
पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखाई देती है, इसका कारण क्या है? और देखिएगा बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं हमारे इस टॉपिक पे। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर होगा इसका अपवर्तन। और देखिएगा मान लीजिए कोई पानी है, पानी में अगर आप कोई सिक्का रखेंगे तो सिक्का भी हमको थोड़ा सा ऊपर प्रतीत होता है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आया था, तो इसका आंसर भी क्या होगा? अपवर्तन होगा। ओके, अच्छा, पानी में अगर हम अपना पाँव लटकाएंगे या फिर हम कोई इसमें छड़ी डाल देंगे तो वो हमको थोड़ी सी मुड़ी हुई प्रतीत होती है, ये भी प्रकाश का अपवर्तन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22। सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। तो कैसा होता है? नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब। आंसर देना है फटाफट से। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वास्तविक और उल्टा। जिन्होंने भी ऑप्शन सी को चूज़ किया है सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है जी। क्वेश्चन नंबर 23 है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक होता है। तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? ऑप्शन स्क्रीन पे हैं, क्रोमियम, सिलिकॉन, यूरेनियम या फिर एल्युमिनियम। और आंसर सभी के आ रहे हैं, यहाँ पर होगा ऑप्शन सी, यूरेनियम जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और देखिएगा अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं यानी कि आप आर्मी की तैयारी बिल्कुल दिल से करते हैं और आपको इस समय एक काम करना है, यदि आपको अच्छी लग रही है ये वीडियो तो आपको वीडियो को लाइक करना है। बस आपका लाइक है जिससे मोटिवेशन मिलता है कि आपको वीडियो पसंद आ रही है। ठीक है, और इसीलिए मैं नेक्स्ट डे आपके लिए वीडियो अपलोड करता हूँ। और ध्यान रहे रोज़ हमारी 10 बजे ही क्लास होती है, आपको 10 बजे ही जुड़ जाना है सुबह सुबह। क्वेश्चन नंबर 24 है, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में मापते हैं? सबके आंसर पहले ही आ चुके हैं। यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, कैलोरी। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है भाई? ऑप्शन सी, संवेग संरक्षण जो है। जिन्होंने भी आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 26, नींबू के रस का पीएच मान लगभग होता है? हाँ जी, फटाफट, नींबू के रस का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो जो लोग इसका आंसर ऑप्शन बी दे रहे होंगे 2.2, उनका सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम आप ज्वाइन करके। अगर लिंक से आपका टेलीग्राम ओपन नहीं हो रहा तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम पर जाके हमारे चैनल का नाम सर्च करेंगे तो भी आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके आंसर पहले ही मेरे पास आ चुके हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? तो मिट्टी का तेल। सभी ने आंसर सही दिया है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, यह सर्वप्रथम किसने कहा? और यह प्रश्न आपके भी आर्मी के एग्ज़ाम में किसी भी एग्ज़ाम में नहीं आया है, बट प्रश्न को पढ़ने के बाद आपको समझ आ गया होगा कि यह प्रश्न अपने आप में कितना इम्पोर्टेंट है। तो यह जो कथन है यह किसने कहा था? यह कहा था कणाद ने। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। 29 देखिएगा, न्यूरॉन और प्रोटॉन के संख्याओं के योगफल को क्या कहते हैं? फटाफट से आंसर दीजिएगा। न्यूरॉन और प्रोटॉन के संख्याओं के योगफल के क्या कहते हैं? तो उनको बोलते हैं द्रव्यमान संख्या। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। इसकी डिटेल वाइज मैं आपको किसी और दिन बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, किस तत्व की रासायनिक प्रकृति निर्भर करती है? तो किसी भी तत्व की जो रासायनिक प्रकृति है वह किस पर निर्भर करती है? तो वो करती है संयोजी इलेक्ट्रॉन पर। ऑप्शन सी जिन्होंने भी दिया है सभी का आंसर बिल्कुल सही है। तो गाइज़ ये आपके पूरे के पूरे 30 प्रश्न कंप्लीट होते हैं, 15 सामान्य ज्ञान के और 15 सामान्य विज्ञान के। अब आपको अपना काम करना है कि आपको कमेंट बॉक्स में स्कोर बताना है कि आपका स्कोर कितना लगा। ठीक है, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, हिट एंड शेयर ज़रूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।